हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 11 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 3 वर्ग। अभी 3 वर्ग क्या है, 3 वर्ग व्यवस्था क्या है, हर चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैनर व्यवस्था क्या है, सामंतवाद क्या है, विशेषता क्या है, किसानों के जीवन उस समय क्या था, परिवर्तन क्या हुए, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, वहां पे मठ और चर्च के बारे में पढ़ेंगे और 14वीं शताब्दी संकट के बारे में पढ़ेंगे। सो टॉपिक्स आप देख रहे हैं जैसे कि इन्हीं टॉपिक्स पे रहने वाले वीडियो और ये चैप्टर भी। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो पहला टॉपिक है हमारा 3 वर्ग की व्यवस्था। 3 वर्ग का जो व्यवस्था था ना, मतलब मध्यकालीन यूरोप में समाज में 3 वर्ग में विभाजित था। ठीक है, प्रथम में थे धर्मगुरु, दूसरे में थे सामंत और कुलीन वर्ग, और तीसरे में थे किसान, कारीगर, व्यापारी आदि। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय वर्ग, सामंत और कुलीन वर्ग के बारे में। यह वर्ग जमीन के का जो जमीन का मालिक था ना, उन वो थे। ठीक है, राजा इन सामंतों को जो सामंतों को जमीन देता था। ठीक है, बदले में वह सेना और निष्ठा प्रदान करते थे। ठीक है, मैंने दिया है किसी को जमीन खेती वेती करने के लिए, काम वाम करने के लिए, जिसको मैंने जमीन दिया ना वो मुझे सेना प्रदान करेगा युद्ध में, और निष्ठा प्रदान मतलब लॉयल्टी रहेगा, लॉयल रहेगा। ठीक है, मेरे प्रति। सामंत अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा जैसे होते थे। जो सामंत होते थे ना वो छोटा राज्य देते, जमीन दे दी, आप राज्य करो। ठीक है, अब उस राज्य के बदले राजा को क्या देते थे, वो लोग सेना देते थे युद्ध के लिए। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ, सामंतवाद की प्रमुख विशेषता। अब इसमें क्या था, जमीन के आधारित मतलब जमीन पर आधारित व्यवस्था थी। जमीन दे दिया, आप उस पर राज्य करो, बट राजा को जब सेना की जरूरत होगी आप सेना दोगे। लाइक कर हो, जो टैक्स होता था वो भी टैक्स भी देते थे। ठीक है, निष्ठा और सेवा का संबंध रहेगा, मतलब सेवा की भावना रहेगी आपके राजा के प्रति और लॉयल रहोगे आप। ठीक है, सामंतों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। किसानों सामंतों पर निर्भर थे, जो किसान थे वो सामंतों पर निर्भर थे। ठीक है, स्थानीय स्वतः मतलब हर मेनर एक छोटे राज्य था, हर मेनर एक छोटा राज्य था। समझे? नाइट कौन थे? नाइट वो सोने वाला नाइट नहीं है भैया, अभी जगे रहो, अभी पढ़ना है। ठीक है, नाइट मतलब सामंतों के शूरवीर योद्धा थे। ठीक है, नाइट उनको कहते थे। वह घुड़सवार सेना का हिस्सा थे और इनका कार्य लड़ाई करना और सामंत की रक्षा करना था। ठीक है, जो नाइट है, नाइट बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी मिलती थी। ठीक है, पांचवे टॉपिक है तृतीय वर्ग, किसान। जो अधिकांश जनसंख्या थी ना वो किसान ही करते थे, किसान थे। ठीक है, वह सामंतों की जमीन पर काम करते थे। ठीक है, बदले में उन्हें सुरक्षा और रहने के लिए भूमि का एक छोटा हिस्सा मिल जाता था किसानों को। ठीक है, वह कर, बेगार और उपज का हिस्सा देते थे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना अभी की टैक्स वैसे देते हैं किसान, तो ये वो काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिक्स टॉपिक, मेनर व्यवस्था क्या है। मेनर सामंत की भूमि होती थी। जिन सामंतों को मैंने एक जगह दी है ना कि हाँ आप अब इसमें राज्य करो, तो वो जो जगह है वो भूमि को मेनर कहते थे। ठीक है, इसमें महल, खेत, जंगल, चारागाह, गांव आदि शामिल होते थे। ठीक है, मेनर आत्मनिर्भर इकाई थी। ठीक है, प्रत्येक मेनर में प्रभु का महल और किसानों की झोपड़ियां होती थी। ठीक है, समझे? रहने के लिए नॉर्मल जो समाज में चीजें चाहिए, मंदिर वंदिर चाहिए, जगह चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, और लोगों की रहने के लिए घर, तो वो चीजें थी। ठीक है, किसानों का जीवन कैसा था, बहुत ही कठिन था। ठीक है, एक किसान ही जो फील्ड है, जो फील्ड ही इतनी कठिन है, बट उनका जीवन भी कठिन था। कठिन परिश्रम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। उन्हें सामंतों को कर देना पड़ता था, बेगार और उपज देनी पड़ती थी। ठीक है, उनका जीवन साधारण और कठिन था, मतलब साधारण तो था ही था, बिल्कुल सिंपल था, बट कठिन भी था। वह अपनी भूमि के स्वामी नहीं होते थे। जो सामंत होते ना उनकी भूमि पे किसानी करते थे। ठीक है, आठवां टॉपिक, चर्च और मठ। चर्च समाज और राजनीतिक में बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, मठ शिक्षा, चिकित्सा और ज्ञान के केंद्र होते थे। ठीक है, चर्च कर वसूलता था, यानी दशम उपज का 10वां भाग लेता था। ठीक है, दशम दशम मतलब उपज का 10वां भाग लेता था। ठीक है, नगरों का विकास, व्यापार और शिल्प के कारण नगरों का विकास हुआ। नगरों का बाजार, दुकानों और कारीगर बसने लगे, मतलब नगरों में बाजार, दुकानें, कारीगर बसने लगे कि व्यापार और आगे बढ़ सके और ग्रोथ करे। ठीक है, नगर धीरे धीरे सामंतों के नियंत्रण से मुक्त हुए। समझे? जो नगर बनता गया वो धीरे धीरे सामंतों से छूट गए, नियंत्रण से मुक्त हो गए। अब गिल्ड क्या है? गिल्ड था कि गिल्ड कारीगरों और व्यापारों के संगठन थे। ठीक है, वह गुणवत्ता, मूल्य और प्रशिक्षण को नियंत्रण करते थे। ठीक है, समझ रहे हो? गिल्ड सदस्यों के हितों की रक्षा करता था। समझे? कैथेड्रल कैथेड्रल नगर के बारे में पढ़ते हैं।
कई नगरों का विकास कैथेड्रल मतलब बड़े चर्च के आसपास होता था, ठीक है, हुआ करता था। वह धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे, ठीक है। कृषि की बात करूं, कृषि परिवर्तन में क्या हुआ कि जो भारी हल होते थे, घोड़े की नाल और तीन फसलें प्रणाली का उपयोग हुआ, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे जनसंख्या और नगरों का विकास हो गया, ठीक है। महिलाओं की स्थिति के बारे में बताऊं तो महिलाओं की स्थिति सामान्यतः कमजोर थी, ठीक है। वह घर और खेतों के कार्य में ही सहयोग करती थी, ठीक है। कुलीन वर्ग की कुछ महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, कुलीन वर्ग की लोग मतलब जो महिलाएं होती थी उनको शिक्षा मिलती थी। अब ये 14वीं शताब्दी का संकट क्या है? 1347 से लेकर 1351 ईस्वी के बीच ब्लैक डेथ महामारी फैली थी, ठीक है। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। युद्ध, अकाल और करों से आर्थिक संकट आ गया था, ठीक है। इससे सामंती व्यवस्था थी ना, वो कमजोर हो गई थी, ठीक है। सामंती व्यवस्था का पतन कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें? संकट जो था, संकट था एक तो चल रहा था, ठीक है। 14वीं शताब्दी का जो महामारी चली थी वो, कृषि परिवर्तन हो रहे थे, नगर के विकास और व्यापार में मतलब ट्रेन से सामंती सॉरी रुको मैं एक बात बता दूं, व्यापार से संबंधी व्यवस्था जो थी वो सामंती व्यवस्था कम होने लगी, ठीक है। किसान जागरूक हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। जो ठीक है, अभी किसानों को कहीं काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे तो ज्यादा कमा पाएंगे, लाइक ऐसे। तो उनके मन में ये भावना हुई कि स्वतंत्रता चाहिए भाई, ठीक है। राजाओं की शक्ति बढ़ी, केंद्रीकृत राज्य बने, ठीक है। धीरे धीरे सामंत का अंत हो गया, मतलब सामंतवाद जो था ना वो अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई, ठीक है। चैप्टर कहीं हद तक आपको समझ आ गया? अब मैं आप करवा देती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर, नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो, साथ के साथ नोट करते जाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप में तीन वर्ग की व्यवस्था का वर्णन करो। जो मध्यकालीन यूरोप था, समाज में मुख्य रूप से तीन वर्ग थे, ठीक है, बटे हुए थे। यह व्यवस्था जन्म और कार्य के आधार पर बनी हुई थी, ठीक है। पहला जो वर्ग था पादरी वर्ग। इस वर्ग में पोप, बिशप, पादरी और अन्य धार्मिक व्यक्ति शामिल होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य धार्मिक गतिविधियों का संचालन करना। चर्च के पास बहुत अधिक भूमि और संपत्ति थी, ठीक है, तथा इससे समाज में इसका अत्यधिक प्रभाव भी था, ठीक है। अब आ जाओ द्वितीय वर्ग में, सामंत और कुलीन वर्ग। ये क्या थे? इस वर्ग में राजा, सामंत और कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। इनके पास बड़ी बड़ी भूमि संपत्ति होती थी, ठीक है। सामंत जो था वो राजा का सैन्य सेवा देता था, राजा को सैन्य सेवा देता था, बदले में उन्हें भूमि मिलती थी, ठीक है। तृतीय वर्ग में कौन आ जाएंगे? किसान वर्ग। यह समाज का सबसे बड़ा वर्ग था बट कमजोर था, ठीक है। किसान खेती करते थे और उत्पादन का मुख्य कार्य संभालते थे। इनमें स्वतंत्रता, किसान तथा सर्फ दोनों ही शामिल थे, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार मध्यकालीन यूरोप समाज में कार्य और सामाजिक स्थिति के आधार पर पादरी, सामंत तथा किसान यानी तीन प्रमुख वर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद क्या था? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। सामंतवाद जो था ना वो मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था थी जिसमें भूमि के बदले सेवा प्रदान की जाती थी, ठीक है। राजा अपने सामंतों को भूमि देते थे, बदले में जो सामंत था वो राजा को सेना देते थे, सैन्य की सहायता देते थे, ठीक है। सामंत अपनी भूमि पर किसानों से खेती और अन्य कार्य करवाते थे, ठीक है। अब सामंतवाद था जो, उसकी विशेषता क्या थी? भूमि का महत्व, भूमि धन और शक्ति का मुख्य आधार होती थी, ठीक है। राजा सामंत संबंध मतलब राजा भूमि देता था और सामंत उसकी सेवा करता था, ठीक है। सैन्य सेवा मतलब सामंतों को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक उपलब्ध कराने पड़ते थे, किसको? राजा को, ठीक है। किसानों पर निर्भरता, कृषि कार्य किसानों द्वारा कराया जाता था, ठीक है। सामाजिक असमानता, जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में विभाजित था। स्थानीय शक्ति की बात करूँ तो सामंत अपने क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली होते थे, ठीक है। सुरक्षा के बदले वो सेवा देते थे, किसानों को सुरक्षा और भूमि के बदले विभिन्न सेवाएं देनी पड़ती थी, ठीक है, सामंतवाद को, ठीक है। सामंतवाद भूमि, सेवा और आपसी दायित्वों पर आधारित मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख व्यवस्था थी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्यकालीन यूरोप में पादरी और चर्च की भूमिका क्या रही, उसको वर्णन करो। मध्यकालीन यूरोप में चर्च एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था थी, ठीक है। पादरी वर्ग जो था समाज के प्रथम वर्ग में शामिल था, ठीक है। इसमें पोप, बिशप, पादरी और भिक्षु शामिल थे, ठीक है। चर्च की क्या भूमिका रही? लोगों को धार्मिक शिक्षा देना, ठीक है, धार्मिक नियमों और परंपराओं का पालन कराना, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में योगदान देना, ठीक है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, समाज में नैतिक
और जीवन को प्रभावित करना, जो समाज है, समाज के नैतिक जीवन को प्रभावित करना। चर्च के पास बड़ी मात्रा में भूमि और संपत्ति थी, ठीक है। लोगों से टाइप नामक कर लिया जाता था, ठीक है, जिसमें मठों ने क्या किया, शिक्षा भी दी, पुस्तकों के संरक्षण और धार्मिक गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि मध्यकालीन यूरोप में चर्च केवल धार्मिक संस्था नहीं थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी अत्यंत प्रभावशाली थी, ठीक है। सामंत और किसानों का संबंध मैं बता दूं, क्वेश्चन यही है कि सामंत और किसानों के बीच संबंध का वर्णन करो। मध्यकालीन यूरोप में सामंत और किसानों के बीच आपसी निर्भरता का संबंध था, ठीक है। सामंत जो थे वो भूमि के मालिक होते थे, जबकि किसान उस पर काम करते थे, भूमि करते थे, खेती करते थे, ठीक है। भूमि करते थे, नहीं, भूमि पर खेती करते थे, ठीक है। सामंत जो थे वो किसानों को खेती करने के लिए भूमि तथा सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। बदले में किसानों ने सामंत के लिए खेती करनी पड़ती थी, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं देनी होती थी। अब किसानों के दायित्व क्या थे? सामंत की भूमि पर काम करना, कर और उपज का हिसाब देना, आवश्यक होने पर अन्य सेवाएं करना, ठीक है। सामंत के नियमों का पालन करना, ये कृषि को करना पड़ता था। किसानों में कुछ स्वतंत्रताएं थी, जबकि सर्व भूमि से जुड़े होते थे, उनकी स्वतंत्रता सीमित होती थी, बट ठीक है। सामंत और किसान का संबंध भूमि, उत्पादन, सेवा और सुरक्षा पर आधारित होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सर कौन थे और मध्यकालीन यूरोप में इनकी स्थिति का वर्णन करो। जो सर्प होते थे ना, वो मध्यकालीन यूरोप के ऐसे किसान थे जो सामंत की भूमि से जुड़े होते थे, तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते थे, ठीक है। उन्हें सामंत की भूमि पर काम करना पड़ता था और बदले में अपनी जीविका के लिए कुछ भूमि का उपयोग वो कर सकते थे, ठीक है। अपने रहने खाने पीने के लिए कुछ भूमि का उपयोग कर सकते थे। अब इनकी स्थिति कैसी थी? वह भूमि से जुड़े रहते थे, उनकी स्वतंत्रता सीमित थी, स्वतंत्रता थी बट सीमित थी, ठीक है। उन्हें सामंत के लिए विभिन्न सेवाएं करनी पड़ती थी। वह अपनी उपज का एक हिस्सा सामंत को देते थे, कई प्रकार के कर दायित्व उनके ऊपर होते थे, ठीक है। सामंत की अनुमति के बिना उनके लिए स्थान बदलना कठिन होता था, ठीक है। सर्प मध्यकालीन में मतलब मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के महत्वपूर्ण श्रमिक थे, ठीक है, जिनका जीवन सामंतों की भूमि और कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मेनर व्यवस्था क्या थी, इसका वर्णन करो। मेनर मेनर जो था वो सामंत की बड़ी कृषि संपत्ति या जागीर को कहते हैं, ठीक है। यह मध्यकालीन यूरोप की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। अब एक मेनर में सामान्यतः क्या क्या चीज थी? सामंत का निवास, ठीक है, कृषि भूमि, किसानों के घर, चर्च, चारागाह, जंगल, तालाब और अन्य संसाधन। मेनर समझ रहे हो ना, कौन सी जो जगह देते थे सामंत को, बड़ी कृषि संपत्ति की वो जगह देते थे ना, उसको उसको उसमें उसमें क्या होता था, सामंत का घर होता था, ठीक है। भूमि होती थी किसानी करने के लिए, किसानों के घर होते थे, चर्च होती थी, चारागाह होते थे, जंगल होते थे, तालाब और अन्य संसाधन शामिल होते थे, ठीक है। मेनर में किसान खेती करते थे, सामंत की भूमि पर श्रम करते थे, ठीक है। यहाँ अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जाता था, ठीक है। मेनर जो था वो मध्यकालीन यूरोप की सामंती ग्रामीण व्यवस्था की एक मुख्य इकाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप में कृषि में हुए परिवर्तनों का वर्णन करो। जो मध्यकालीन यूरोप था उसमें कृषि में परिवर्तन क्या हुए वो बताने। लगभग 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, ठीक है। इन परिवर्तनों से उत्पादन बढ़ा, समाज और तथा अर्थव्यवस्था में बदलाव आए। अब बदलाव क्या है, परिवर्तन क्या है? लोहे के हल का प्रयोग बढ़ा, ठीक है। खेती में घोड़ों का उपयोग अधिक होने लगा, कृषि तकनीकों में सुधार हुआ, तीन खेती प्रणाली अपनाई जाने लगी, भूमि में बेहतर उपयोग मतलब भूमि का बेहतर उपयोग किया जाने लगा, उत्पादन में वृद्धि हो गई और आंतरिक अतिरिक्त उत्पादन में के कारण व्यापार और नगरों में विकास हुआ, ठीक है, नगरों का विकास हुआ। अब तीन खेत प्रणाली क्या थी कि भूमि को तीन भागों में बांटकर अलग अलग समय पर खेती की जाती थी, ठीक है। इससे भूमि की उर्वरता बनाए रखने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती थी, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है कि कृषि में हुए परिवर्तन ने मध्यकालीन यूरोप की आर्थिक स्थिति जो थी उसे ठीक करी, प्रगति और नगरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन यूरोप में नगरों और व्यापार के विकास का वर्णन करो। जो मध्यकालीन यूरोप था उसमें नगरों और व्यापारों के बारे में बताना है, विकास कैसे हुआ वर्णन करना है। 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप में कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ व्यापार और नगरों का विकास हुआ, ठीक है। अतिरिक्त उत्पादन को बाजारों में बेचा जाने लगा, जो ज्यादा बढ़ जाते थे, मतलब जरूरत से ज्यादा जो होते थे
उनको बेच दिया जाता था। ठीक है, नगरों का विकास के कारण क्या थे? कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, व्यापार का विस्तार हो गया और बाजारों का विकास हुआ, कारीगरों और व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। अब व्यापारी और कारीगरों की संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप ही मतलब नगर विकास होगा। ठीक है, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार विस्तार होगा। ठीक है, तो ये चीज थे नगरों का विकास के कारण। नगरों में अनेक कारीगर अलग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। व्यापारी इन वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों में बेचते थे। ठीक है, गिल्डों ने व्यापारियों और कारीगरों को संगठित किया तथा उत्पादन और व्यापार के नियम बनाए। ठीक है, कि क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या चीजें रहेंगी। नगरों और व्यापार के विकास ने यूरोप की पुरानी ग्रामीण और सामंती व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो गिल्ड, गिल्ड क्या है? मध्यकालीन यूरोप में उनका महत्व बताओ। जो गिल्ड था ना, वो मध्यकालीन यूरोप में व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थे। ठीक है, यह संगठन अपने व्यवसाय से संबंधित नियम बनाते थे। ठीक है, व्यवसाय से जुड़े जो नियम जरूरी है, हो सकते हैं, जो नियम बन सकते हैं, वो बनाते थे। ठीक है, जो व्यापार को और ऊंचा और अच्छा विकास करने में मदद मिले। तो गिल्ड के प्रमुख कार्य क्या होते थे? गिल्डों के प्रमुख कार्य क्या होते थे? कारीगरों और व्यापारों को संगठित करना। ठीक है, वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखना, कि बेचा जाए तो वो मतलब अच्छा व्यापार हो। ठीक है, उत्पादन के नियम तय करना, कीमतों पर नियंत्रण और करने में भूमिका निभाना, नए कारीगरों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, गिल्डों के कारण नगरों की आर्थिक गतिविधियां अधिक संगठित हुई थी। ठीक है, गिल्ड मध्यकालीन यूरोप की व्यापार और शिल्प व्यवस्था के महत्वपूर्ण संगठन थे। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के संकट का यूरोप समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? 14वीं शताब्दी संकट जो था, यूरोप के इतिहास में संकट का काल कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान खराब फसलें, अकाल अकाल और युद्ध, महामारी जैसी समस्याएं सामने आई। ठीक है, प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? कि जनसंख्या कम, मतलब जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, कृषि उत्पादन जो था वो प्रभावित हो गए, श्रमों की संख्या कम हो गई, कई क्षेत्र में मजदूरों की मांग बढ़ गई, सामंती व्यवस्था पर प्रभाव पड़ गया, किसानों और मजदूरों की स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गए। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होने लग गया। इसी वजह से 14वीं शताब्दी के संकट ने यूरोप की पुरानी सामाजिक और अर्थव्यवस्था को कमजोर किया तथा आगे होने वाले परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया, तैयार किया। ठीक है, नेक्स्ट, सामंती व्यवस्था, जो सामंती व्यवस्था थे उसके पतन होने की क्या कारण थे, वो बताना है। मध्यकाल के अंतिम चरण में यूरोप की सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होने लगी। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे? कारण ये थे कि नगरों का विकास, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। ठीक है, सिर्फ किसानी करना ये काम नहीं रह गया था, रोजगार भी बढ़ने लग गए। ठीक है, व्यापार में वृद्धि हो गई, धन आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ठीक है, कृषि में परिवर्तन हो गया, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आ गया। ठीक है, किसानों की स्थिति में बदलाव आया, कई स्थानों पे किसानों की पुरानी निर्भरता कम हो गई। ठीक है, मजदूरी व्यवस्था का विकास हुआ, जो मजदूरी मतलब श्रमिक मजदूरी लेकर काम करने लगे, लाइक दिहाड़ी लेके काम करने लगे। ठीक है, शक्तिशाली राज्य तंत्रों का उदय हुआ, मतलब राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। ठीक है, जो सामंती थे, संबंधों का कमजोर होना, मतलब भूमि और सेवा पर आधारित पुरानी जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें परिवर्तन आ गया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि व्यापार, नगरों और नई आर्थिक व्यवस्था और शक्तिशाली राजतंत्रों के विकास ने सामंतवाद के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।